Hello friends, welcome in my tutorial channel Biochem. In this video lecture I will discuss about remaining part of DNA replication. इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इनिशिएशन देखा और किस तरीके से ई कोलाई सेल में इनिशिएशन होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में इनिशिएशन होता है वो हम लोगों ने देखा। डाइकोटोमस रेप्लिकेशन क्या होता है ये हम लोगों ने देखा। तो अब इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलॉन्गेशन, और आप लोग प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं जो कि जिसकी लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन में क्या होता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज है वो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है। और आप लोगों को पहले से ही पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है वो किस डायरेक्शन में ऐड होता है, वो जो हमारे पास न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है, ये मान लीजिए टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है। और इस पे हमारे पास क्या हुआ, इनिशिएशन में हम देखे थे कि आरएनए प्राइमर यहाँ पे आया था और फिर वो फ्री 3' OH एंड प्रोवाइड कर रहा था। उसके बाद अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा कि अब इस चेन को जो हमारे पास आरएनए प्राइमर है इसको इलॉन्गेट करेगा और उस पर जो न्यूक्लियोटाइड लगाएगा, ऐड करेगा ये इस तरीके से, वो किसके कम्प्लीमेंट्री होगा, पेरेंट स्ट्रैंड के। और इसका जो ओरिएंटेशन होता है या हम कह सकते हैं डीएनए इलॉन्गेशन होता है जो, या डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो 5' to 3' होता है। क्या होता है, 5' to 3'। तो आपको याद होना चाहिए कि जो न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे वो किस डायरेक्शन में ऐड होंगे, 5' to 3' डायरेक्शन में। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड आते हैं, ठीक है, पहले क्या होता है कि जो सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फिर फॉस्फोराइलेज की हेल्प से वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म में, और हमें मिल जाता है DNTPs। क्यों DNTPs बनता है, इसका मेन रीज़न ये है कि जो DNTPs हैं वो डुअल नेचर शो करते हैं, ठीक है। डुअल नेचर क्या, एक तो सबस्ट्रेट की तरह काम करेंगे, मतलब सबस्ट्रेट क्या है हमारे लिए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में इस चेन में इस तरीके से अरेंज होते चले जाते हैं, जिससे हमको एक चेन मिल जाती है जब इनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाता है। दूसरा इसका जो मेन काम है कि इस बॉन्ड को बनाने के लिए, या हम कह सकते हैं जो जब इलॉन्गेशन हो रहा होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन के समय जो एनर्जी लगती है ना, तो इसके जो DNTPs में कितने फॉस्फेट होते हैं, 3 फॉस्फेट होते हैं ना, ठीक है। तो इसके ये जो 2 फॉस्फेट हैं, ये वाले मान लीजिए फॉस्फेट हैं, तो ये रिलीज़ होते हैं और इससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो क्या होती है, वो इलॉन्गेशन के समय हेल्प करती है चेन के सिंथेसिस में, ठीक है। या हम कह सकते हैं DNTP डुअल नेचर शो करता है, एक तो सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा जो उनको न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट प्रोवाइड करेगा, दूसरा ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है चेन इलॉन्गेशन के लिए। तो आपको ये याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आया है इससे कि ड्यूरिंग इलॉन्गेशन एनर्जी कम्स फ्रॉम, तो एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है, DNTPs में जो पायरोफॉस्फेट है वो 2 फॉस्फेट निकल जाते हैं, या हम बोलते हैं पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में निकल जाता है फॉस्फेट, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो इलॉन्गेशन में हेल्प करती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देख भी रहे हैं कि फॉस्फोडाइएस्टर ब्रिज फॉर्म्स विद द रिलीज ऑफ पायरोफॉस्फेट, मतलब ये जब हमारे पास जो दोनों फॉस्फेट हैं जब रिमूव होते हैं तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगी, वो इलॉन्गेशन में हेल्प करेगी। दूसरा यहाँ पे एक डाइवेलेंट कैटायन जो होता है वो भी हेल्प करता है इलॉन्गेशन में, जो कि होता है मैग्नीशियम, ठीक है। क्या होता है, मैग्नीशियम डाइवेलेंट कैटायन होता है। तो एग्जाम में पूछ लेकर कि विच डाइवेलेंट कैटायन हेल्प इन इलॉन्गेशन, तो आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम डाइवेलेंट कैटायन हेल्प्स इन इलॉन्गेशन। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि DNTPs देखिए क्या है, NTPs मतलब न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट, और ये DATPs हो सकते हैं। अब हमें पता है कि 4 जो है नाइट्रोजनस बेस इन्वॉल्व होते हैं डीएनए में ना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, तो उन्हीं के क्या हैं, न्यूक्लियोटाइड हैं, ठीक है। और किस फॉर्म में है ये, DNTPs। तो क्यों DNTPs आता है, क्लियर हुआ। हमें जो चेन इलॉन्गेशन में, ठीक है, जो यहाँ पे चेन न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा वहाँ पे न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट ही ऐड होता है, बट क्या होता है एनर्जी भी ज़रूरत पड़ती है ना, तो इसलिए ये पहले NTPs के फॉर्म में आता है। तो DNMP जो है वो यूज़ हो जाता है, पायरोफॉस्फेट निकल करके एनर्जी जो प्रोवाइड होता है वो चेन इलॉन्गेशन में हेल्प करें। फिर अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन हो रही होती है तो वहाँ पे क्या होता है, एक चेन तो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रही है इस तरीके से, और दूसरा क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूस मतलब इस तरीके से फ्रैगमेंट के फॉर्म में। और इन फ्रैगमेंट को हम लोग बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। और इस स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे, जिसपे इस तरीके से ओकाजाकी फ्रैगमेंट के फॉर्म में सिंथेसिस हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, और जहाँ पे कंटिन्यूस सिंथेसिस हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। तो आपको याद रखना है
वो स्ट्रैंड जो कंटिन्यूस सिंथेसाइज हो रहा है उसको हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और जिस पे हम लोग देख रहे थे कि इस तरीके से फ्रैगमेंट के फॉर्म में सिंथेसिस हो रहा है उसको हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है, अब साइज क्या होती है ओकाज़की फ्रैगमेंट की? तो साइज जो होती है वो होती है 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड, और यही जो है यूकैरियोटिक्स में कितना होती है? यूकैरियोटिक में होती है 100 to 200। ठीक है, 100 to 200, 150 भी कहीं कहीं देता है, लेकिन आपको याद रखना है 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का होता है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि कितना जो है, कितने न्यूक्लियोटाइड का जो है हमारा जो है लेंथ होता है ओकाज़की फ्रैगमेंट का। तो आपको याद रखना है 1000 to 2000 इन केस ऑफ इकोलाई एंड 100 to 200 इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। और इसी के लिए क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे एक चेन कंटिन्यूस सिंथेसाइज हो रही है, एक चेन डिसकंटिन्यूस सिंथेसाइज हो रही है, मतलब सेमी डिसकंटिन्यूस। सेमी डिसकंटिन्यूस मतलब एक चेन कंप्लीटली कंटिन्यूस सिंथेसाइज हो रही है ना, सेमी हाफ डिसकंटिन्यूस मतलब हाफ स्टैंड क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूस सिंथेसाइज हो रहा है, और हाफ पे कंटिन्यूस सिंथेसिस हो रही है। इसीलिए इस टाइप के रेप्लिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन। तो ये कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, एक बार पूछा भी है, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूस या सेमी कंटिन्यूस, या यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस टाइप। तो आपको जो याद रखना है, क्या याद रखना है? सेमी डिसकंटिन्यूस टाइप ऑफ रेप्लिकेशन जो शो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन प्राइमर रिमूव करेगा? फिर हम लोग देखते हैं ना कि ये जो अब डिसकंटिन्यूस चेन है या कंटिन्यूस चेन पे जो ये प्राइमर लगा हुआ होता है, क्यों प्राइमर ऐड होता है? क्योंकि ये फ्री 3' OH प्रोवाइड करता है डीएनए पॉलीमरेज के लिए। तो इन प्राइमर को रिमूव करना है, क्यों? क्योंकि ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड हैं। हमको डीएनए रेप्लिकेशन में क्या चाहिए? कंप्लीशन के बाद पूरा का पूरा चेन डीएनए न्यूक्लियोटाइड का चाहिए। तो इन प्राइमर को रिमूव करने के लिए ई कोलाई सेल में क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये भी हम लोग पढ़े हैं। अब आप लोगों को आसानी हो रही होगी अगर आप लोग जो है रेप्लिकेज एंजाइम वाला लेक्चर देखे होंगे तो। ठीक है, ये क्या करता है? ओकाज़की फ्रैगमेंट में जो ये आरएनए प्राइमर है रिमूव करता है, और यहाँ से भी आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है। साथ ही साथ अब इस प्राइमर को रिमूव करने के बाद यहाँ पे डीएनए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है, मतलब गैप जो आएगा उस गैप को भी फिल करता है, फिल द गैप। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो गैप फिल हो गया और ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गए, तो इन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की चेन को, ये जो शॉर्ट चेन है और इस शॉर्ट चेन को ऐड करने के लिए एक दूसरा एंजाइम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए लाइगेज। क्या बोलते हैं? लाइगेज। ये क्या करता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है इन दोनों शॉर्ट स्ट्रैंड के चेन में, या यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है डीएनए का और इस पूरी चेन के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज करता है। ठीक है, अब यही काम आरएनए प्राइमर रिमूवर का काम कौन करता है? ई कोलाई सेल में, तो यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में आरएनए प्राइमर रिमूव करने का काम जो करता है आरएनएज एच एंड फिन एन। फिन एन का मतलब फ्लैप एंडोन्यूक्लिएज फर्स्ट जो है ये काम करता है। और जब प्राइमर रिमूव हो गया तो वहाँ पे गैप फिल किसके द्वारा किया जाता है? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा के द्वारा। तो वहाँ पे गैप फिल कौन करेगा? जैसे यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज ही प्राइमर रिमूव कर रहा था ई कोलाई के केस में, और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा था, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में कौन करेगा? आरएनएज एच एंड फिन एंडोन्यूक्लिएज आरएनए प्राइमर रिमूव करने का काम करता है। और जो गैप आएगा, जब आरएनए के न्यूक्लियोटाइड हट जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड तो लगाना है ना, तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो है फिर से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड लगाएगा, और लाइगेज क्या करेगा? इनके बीच में बॉन्ड। और लाइगेज भी क्या करता है? एनर्जी के लिए जो है एटीपी का यूज करेगा इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, और NAD+ का यूज करता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस डायग्राम में देखिए क्या है, ये क्या बना? हेलिकेज जो है ब्रेक किया हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हेलिकेज ब्रेक करने के बाद क्या बन गया? रेप्लिकेशन फोक बन गई हमारे पास। ठीक है, फिर प्राइमेज आया। प्राइमेज क्या किया? आरएनए का प्राइमर लगाया। ठीक है, फिर डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है? पॉलीमराइज कर रहा है। एक स्ट्रैंड देखिए कैसा है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस मैनर में है, जिसको हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। एक जो है कंटिन्यूस सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है, इसको हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। फिर इन फ्रैगमेंट को क्या बोलते हैं? ओकाज़की फ्रैगमेंट बोलते हैं। और ये जो हमारे पास पैरेंटल स्ट्रैंड है या टेम्पलेट स्ट्रैंड है। और यहाँ पे जो रेप्लिकेशन देखिए किस डायरेक्शन में हो रहा है, न्यू स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में सिंथेसाइज हो रही है? 5' to 3' डायरेक्शन में। यहाँ पे भी देखिए किस डायरेक्शन में हो रहा है? 5' to 3' डायरेक्शन में। इसीलिए यहाँ पे एक कंटिन्यूस सिंथेसिस हो रही है। क्यों? क्योंकि जिधर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उधर ही हमारा न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है।
और एक स्ट्रैंड पे क्या हो रहा है, जितना हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा एक बार में उतना ही न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट फ्रैगमेंट हमको मिलता है, मतलब ओकाजाकी फ्रैगमेंट मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक जो स्ट्रैंड पे आपको देखने को मिलेगा कि स्मॉल फ्रैगमेंट के फॉर्म में हमारा रेप्लिकेशन होता है, और उस फ्रैगमेंट को हम लोग बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट, और उस स्ट्रैंड को बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। क्लियर है अब? अच्छा, एक चीज़ और जो याद रखनी है कि यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स, मतलब जैसे हेलिकेज, प्राइमेज और कुछ अदर प्रोटीन को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमोसोम। कभी एग्जाम में अगर आ जाए व्हाट इज प्राइमोसोम, तो इट इज़ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्राइमेज, हेलिकेज एंड सम अदर प्रोटीन। ठीक है, देखिए, और यहाँ पे एक प्रोटीन और थी SSB, जो कि क्या कर रही है, जब तक रेप्लिकेशन नहीं हो जा रहा है तब तक इस स्ट्रैंड को सेपरेट रखती है, मतलब टेम्पलेट स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड ना बनाने। तो आपने देखा कि इस डायग्राम के थ्रू कि कैसे जो है एंजाइम वर्क कर रही हैं, कौन कौन सी एंजाइम यूज हो रही हैं और उनका रोल क्या है। ठीक है, तो आप लोग इजली देख सकते हैं। फिर टर्मिनेशन देखते हैं। तो आपने इनिशिएशन देखा, इलॉन्गेशन देखा, अब टर्मिनेशन देखते हैं। तो जो टर्मिनेशन होता है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल क्या है, सर्कुलर है, सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल सर्कुलर है, और यूकैरियोटिक सेल क्या है, लीनियर है, मतलब उसमें दोनों एंड फ्री हैं। और प्रोकैरियोटिक केस में या इकोलाई के केस में ये क्या है, सर्कुलर है, कोई एंड फ्री नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए हेलिकेज ऐसे चलता चलता चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्या कहते हैं, जैसे ही चला जाएगा वहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस होंगे जिनको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल सीक्वेंसेस या टर सीक्वेंसेस। ठीक है, टर्मिनस सीक्वेंसेस, टर सीक्वेंसेस। ये जो सीक्वेंस होगा वो टस प्रोटीन के द्वारा टर्मिनस यूटिलाइजेशन सब्सटेंस प्रोटीन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और वहाँ पे क्या होगा, वो जैसे ही रिकॉग्नाइज कर लेगा तो जब हेलिकेज आता है तो ये क्या कर देता है कि उसके पैसेज को रोक देता है। मतलब अब हेलिकेज, मान लीजिए यहाँ पे टस प्रोटीन टर्मिनल सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज किया तो हेलिकेज आ रहा है, तो हेलिकेज को अब इधर नहीं जाने देगा। जब इधर नहीं जाने देगा मतलब यहीं पे क्या हो जाएगा, हमारा रेप्लिकेशन रुक जाएगा। मतलब आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया सेल में क्या होता है, कुछ टर्मिनल सीक्वेंसेस होते हैं, उन टर्मिनल सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज कौन करता है, टस प्रोटीन करता है। टस का फुल फॉर्म दिया हुआ है। और वो टस प्रोटीन क्या करती है, हेलिकेज के पैसेज को ब्लॉक कर देती है। जब हेलिकेज जाएगा ही नहीं तो वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो हमारे पास जो भी प्रोटीन लग रही थी अभी, DNA प्राइमेज, DNA पॉलीमरेज, तो ये सब नहीं लगेंगी। तो आपने देखा कि बैक्टीरिया में कैसे रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन होता है। अच्छा, अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो हमारा रेप्लिकेटेड DNA है क्या हो जाए, इस तरीके से हो जाए, मतलब दोनों अलग फ्रेगमेंट मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो जाए, कैटानेशन हो जाए, मतलब एक दूसरे जो स्ट्रैंड है अभी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो उस इंटरलिंक को या इंटरलॉकिंग को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, इंटरलॉकिंग को ख़त्म करने के लिए हमारे पास जो प्रोटीन होती है वो एंजाइम होता है, वो क्या होता है, टोपोआइसोमेरेज 4। आपको याद रखना है कि डी कैटानेशन, कैटानेशन का मतलब क्या होता है, ये जो हमारे पास इंटरलॉक्ड हैं या कैटानेटेड फ्रेगमेंट हैं, इनको क्या करना है, इनको रिलीज़ करना है। ठीक है, इनको रिलीज़ करना है। तो इनको रिलीज़ करने के लिए जो हमारे पास एंजाइम होती है वो क्या होती है, टोपोआइसोमेरेज 4। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमारे पास सर्कुलर DNA है, वो इंटरलॉक्ड हो, तो इंटरलॉक है तो ये दोनों सेल में अलग अलग जाना है, मतलब एक यहाँ जाना है एक यहाँ जाना है, तो इनको फ्री करना पड़ेगा ना। तो अगर इंटरलॉकिंग है मतलब कैटानेटेड DNA है, स्ट्रैंड हैं, उनको डीकैटानेट करना है। डीकैटानेट मतलब अलग अलग करना है, तो उनके लिए जो एंजाइम होगा वो क्या होगा, टोपोआइसोमेरेज 4 होगा। ठीक है, और ये टोपोआइसोमेरेज 4 क्या करता है, ये डीकैटानेशन कराने का काम करता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये सर्कुलर DNA है, सर्कुलर DNA में यहाँ पे इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन सब दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे DNA से बाइंड हुआ, रेप्लिकेशन बबल बना, रेप्लिकेज हेलिकेज आया, चेन को ब्रेक करेगा, सिंथेसाइज होगा, सिंथेसाइज होने के बाद ये देखिए यहाँ पे कैटानेशन हुआ है। ठीक है, और इस कैटानेशन को अलग करने के लिए जो एंजाइम आता है वो क्या आता है, टोपोआइसोमेरेज 4। क्या आता है, टोपोआइसोमेरेज 4। तो आप लोग इजीली यहाँ से भी देख सकते हैं। फिर टर्मिनेशन इन यूकैरियोट में थोड़ा अलग होता है। कैसा होता है कि वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, मल्टी रेप्लिकॉनिक है ना, मतलब ये जब हेलिकेज इस तरीके से इधर मूव करेगा और मान लीजिए एक हेलिकेज इधर मूव कर रहा है, तो ये जब दोनों हेलिकेज, अब टर्मिनेशन कब होगा, जब ये हेलिकेज क्या हो जाए, इस स्ट्रैंड से, टेम्पलेट स्ट्रैंड से रिमूव हो जाए, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। तो टर्मिनेशन इन अकर्स थ्रू कोलिजन ऑफ
टू रेप्लिकेटिव फोर्क, मतलब जब ये रेप्लिकेटिव फोर्क जो हो जाएंगे आपस में मिल जाएंगी तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन अपने आप हो जाएगा। तो कैसे होगा, तो जैसे ही ये हमारे पास हेलिकेज क्या होता है कि हमने देखा अभी क्या होता है कि हमारे पास पॉली रेप्लिकॉनिक होता है, मतलब एक से ज़्यादा रेप्लिकेशन ओरिजिन होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, अब मान लीजिए एक हेलिकेज यहाँ पे लोड हुआ और एक हेलिकेज यहाँ पे लोड होकर कैसे आ रहा है, चलता चला आ रहा है, ठीक है, एक इधर से आ रहा है। तो जैसे ही ये रेप्लिकेशन दोनों एमसीएम आपस में मिलेंगी, या हम कह सकते हैं दोनों रेप्लिकेशन फोर्क आपस में कोलाइज करेंगे। अब इस रेप्लिकेशन फोर्क से हम इस टेम्पलेट स्ट्रैंड से हमको क्या करना है, इस हेलिकेज को रिमूव करना है। जैसे ही रिमूव करेंगे वैसे हमारा टर्मिनेशन हो जाएगा, मतलब आगे रेप्लिकेशन नहीं होगा। और ये जो टर्मिनेशन होता है वो यूबिक्यूटिनाइज्ड होता है, मतलब यूबिक्यूटिनाइजेशन ऑफ एमसीएम लीव द स्ट्रैंड एंड टर्मिनेट रेप्लिकेशन। जैसे ही इसका यूबिक्यूटिनाइजेशन होगा वैसे ही ये क्या करेगा, हमारे स्ट्रैंड को छोड़ देगा, मतलब पेरेंटल या टेम्पलेट स्ट्रैंड को छोड़ देगा और हमारा रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन हो जाएगा। तो आपको यहाँ बस ये याद रखना है, यूकैरियोटिक टर्मिनेशन जो होता है वो आफ्टर यूबिक्यूटिनाइजेशन ऑफ एमसीएम, और एमसीएम क्या है, हेलिकेज है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। चलिए, तो आप लोग इजीली यहाँ से देख सकते हैं कैसे जो है यहाँ पे टर्मिनेशन होगा। अब एक चीज़ और आती है, इंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। जो हमारे पास लीनियर डीएनए है ना, उसमें इंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम आती है, और उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोग वहाँ पे जो रेप्लिकेशन है उसको बोलते हैं टीलोमर रेप्लिकेशन। टीलोमर रेप्लिकेशन क्या आती है प्रॉब्लम, ये देखते हैं पहले टीलोमर होता क्या है। टीलोमर होता है रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच प्रोटेक्ट्स द एंड ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम डिग्रेडेशन, ठीक है। मतलब ये हमारा देखिए टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसका पूरा रेप्लिकेशन कराना है, और ये क्या होते हैं कि कुछ हमारे पास रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो कंप्लीट पेरेंटल स्ट्रैंड है इसको डिग्रेड होने से प्रिवेंट भी करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास टीलोमर। अब इसको जो इसमें टीलोमर रेप्लिकेशन में जो एंजाइम यूज होता है उसको बोलते हैं टीलोमेरेज। टीलोमेरेज क्या है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्यों बोलते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, अभी देखते हैं। जैसे हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, उसी तरीके से टीलोमेरेज क्या है, ये क्या होता है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब आरएनए का टेम्पलेट होगा, उसके कंप्लीमेंट्री क्या करेंगे, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने का काम करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं टीलोमेरेज को क्या बोलते हैं, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब देखिए कैसे ये वर्क करता है, क्यों हम लोग टीलोमेरिक रेप्लिकेशन पढ़ते हैं। टीलोमेरिक रेप्लिकेशन जब भी पढ़ेंगे लीनियर डीएनए में पढ़ेंगे, क्योंकि सर्कुलर में कोई टीलोमर नहीं बनता, मतलब कोई भी फ्री एंड नहीं बनता, या और लीनियर डीएनए में क्या होता है, फ्री एंड बनता है। तो जब फ्री एंड देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा रेप्लिकेशन कैसे स्टार्ट होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 5 प्राइम पे आरएनए प्राइमर लग गया, और आरएनए प्राइमर जब रिमूव हुआ आरएनए एच ऑर्फेन के द्वारा, तो अब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए, वर्क करने के लिए हमको चाहिए फ्री 3 प्राइम OH एंड चाहिए, या अगर नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इतना फ्रैगमेंट कट हो जाएगा और हमारे पास जो हमारे मेन जीनोमिक मटेरियल है वो शॉर्ट हो जाएगा, मतलब शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगी। तो शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करने के लिए, अब समझ में आया, प्रोटेक्ट द एंड ऑफ क्रोमोसोम या शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम क्यों होता है। तो यही है कि अगर यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज इसको सिंथेसाइज नहीं कराएगा तो इतना फ्रैगमेंट शॉर्ट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट रेप्लिकेशन प्रोसेस में फिर इतना हो सकता है इतना शॉर्ट हो जाए। तो इस तरीके से क्रोमोसोम शॉर्टनिंग स्टार्ट हो जाती है। एजिंग की प्रोसेस जो होती है ना, उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम शॉर्टनिंग होती है, मतलब वहाँ पे टीलोमरिक रेप्लिकेशन नहीं होता, और ये कुछ स्पेशल सेल में ही होता है। जैसे हमारे सोमैटिक सेल में टीलोमेरिक रेप्लिकेशन नहीं होगा, मेनली किस में होता है, गैमेटिक सेल में होता है या स्टेम सेल में होता है, ठीक है। कैंसरस सेल में भी देखते हैं, उनके पास क्या होता है कि टीलोमर शॉर्टनिंग नहीं होती, जिसके कारण वो कंटिन्यूसली रेप्लिकेट करती रहती हैं, मतलब उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है रेप्लिकेशन की वो प्रॉपर बनी रहती है। तो आपको याद रखना है कि सभी सेल में टीलोमेरिक रेप्लिकेशन नहीं होता, सिर्फ सोमैटिक सेल में होता है, सोमैटिक सेल में नहीं होता, मोस्टली जनरेटिव सेल में होगा या गैमेटिक सेल में होगा, या हमारे पास जो स्टेम सेल हैं उसमें होता है, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या एक्चुअली, जब प्राइमर रिमूव हुआ तो प्राइमर रिमूव होने के बाद हमारे पास आता है टीलोमेरेज। टीलोमेरेज क्या करता है, ये इसके पास कुछ अपना आरएनए का न्यूक्लियोटाइड होता है सेल्फ, इसीलिए तो बोलते हैं इसको आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या करता है, ये इसको कंप्लीमेंट स्ट्रैंड की तरह वर्क करता है या टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह वर्क करता है, और पेरेंट स्ट्रैंड में क्या है, 3 प्राइम फ्री एंड है ना। तो अब देखिए पेरेंट स्ट्रैंड में जो 3 प्राइम एंड है, अब वहाँ पे
डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी शो होगी। किसकी? टीलोमरेज में ही दो एक्टिविटी है, एक तो आरएनए इंडिपेंडेंट आरएनए न्यूक्लियोटाइड है और डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी है। तो इसको मिल गया फ्री 3' OH ग्रुप, तो अब पेरेंट स्ट्रैंड को इस तरीके से एक्सटेंड करेगा। स्ट्रैंड में कौन सा न्यूक्लियोटाइड लगेगा ये देखिएगा, CCC है ना टीलोमरेज में, तो यहाँ पे GGG TTT इस तरीके से बढ़ता चला जाता है स्ट्रैंड, ऐसे बढ़ता है। यहाँ तो मैं सिर्फ एक ही स्ट्रैंड बनाया हूँ। फिर जैसे ये बढ़ाएगा वैसे ही क्या करेगा, कुछ टाइम के बाद ये अपने आप यहाँ से इस स्ट्रैंड को छोड़ देगा। अब यहाँ पे प्राइमेज आता है और ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा तो अब आप देखिए कि मान लीजिए आपका फ्रेगमेंट पेरेंट स्ट्रैंड इतना था, ठीक है, और ये जो है सारा का सारा क्या हो रहा है, टीलोमरेज ने ऐड किया, तो कुछ जो है आरएनए के प्राइमर ऐड हुए ना, ये मान लीजिए आरएनए के प्राइमर है। और जब फ्री 3' OH ग्रुप मिल गया तो ये जो आप देख रहे हैं इतना न्यूक्लियोटाइड, ये कौन सिंथेसाइज करेगा, डीएनए पॉलीमरेज। फिर सेम प्रोसेस है कि इस आरएनए के फ्रैगमेंट को कौन रिमूव करेगा, RNase-H रिमूव कर देगा। तो आपने देखा कि मान लीजिए आपका डीएनए स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड यहाँ तक था, लेकिन जब टीलोमरेज की एक्टिविटी हुई तो यहाँ से यहाँ तक बन गया। आरएनए जो है रिमूव हुआ, फिर भी हमारे पास कुछ स्ट्रैंड जो है बच गया है, मतलब हमारा जो मेन क्रोमोसोम का स्ट्रैंड था वो प्रोटेक्ट हो गया। अब कटिंग करेंगे भी तो कौन कट होगा, जो हमने टीलोमरेज के बाद ऐड किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टीलोमर शॉर्टनिंग से या हमारे पास जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्रोमोसोम के एंड को, कैसे, टीलोमेरिक रेप्लिकेशन के द्वारा। तो आप लोग यहाँ से ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम अपना जीनोम, मतलब कुछ क्रोमोसोम का एंड जो है वो अपना जीनोम कैसे बचाता है, मतलब वहाँ पे जो इन्फॉर्मेटिव जीन है वो कैसे प्रोटेक्ट होते हैं। तो टीलोमेरेज के हेल्प से यहाँ पे, या टीलोमेरिक रेप्लिकेशन की हेल्प से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। तो कैसे टीलोमर वर्क कर रहा है कि ये क्या करता है, इट एक्सटेंड द पेरेंटल स्ट्रैंड, फिर वहाँ पे क्या करेगा, जब एक्सटेंड कर देगा तो आरएनए के प्राइमर ऐड होंगे, फिर डीएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा और उस चेन को यहाँ तक कंप्लीट करेगा। फिर RNase-H और फिन, क्योंकि ये किस में होता है, यूकैरियोटिक में होता है, तो वहाँ पे आरएनए प्राइमर को रिमूव करने का काम कौन करता है, RNase-H और फिन आएगा, रिमूव करेगा। लेकिन कुछ ज़्यादा ही न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है, इसलिए हमारा जो मेन जीनोमिक मटेरियल है वो प्रोटेक्टेड है, तो उससे सॉर्टिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। और जो सोमैटिक सेल हैं उसमें ये प्रोसेस नहीं होती, इसीलिए क्या होती है, एजिंग होती है, या एजिंग प्रोसेस में टेलोमर शॉर्ट होता चला जाता है। अब आइए देखते हैं इसको एक डायग्राम के थ्रू, एनिमेटेड जो डायग्राम है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, पहले ये क्या कर रहा है, आपको देख रहा है ना, टीलोमेरेज है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड को एक्सटेंड कर रहा है। बस आप अभी ऊपर वाला देखिए, पॉलीमरेज क्या कर रहा है, इसके पास ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड है और ये पेरेंटल स्ट्रैंड को एक्सटेंड किया। अब देखिए आरएनए प्राइमर आया, ये एक्सटेंड हो गई स्ट्रैंड, आरएनए प्राइमर आया, ये ऐड हुआ, और डीएनए पॉलीमरेज क्या किया, यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया। फिर RNase-H एंड फिन आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसको रिमूव कर देगा, इसको रिमूव कर देगा। फिर भी हमारे पास जो स्ट्रैंड बचा हुआ है वो कितना, हमारा स्ट्रैंड मान लीजिए यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो इतना तो हमारा प्रोटेक्टेड ही है ना। भले ही हम शॉर्ट भी कर देंगे या आरएनए प्राइमर को रिमूव भी कर देंगे, लेकिन हमारे जो मेन जीनोमिक मटेरियल है वो तो प्रोटेक्टेड ही है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि टीलोमरेज एंजाइम क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है क्रोमोसोमल एंड को। आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, ये देखिए पहले क्या किया, पेरेंटल स्ट्रैंड को एक्सटेंड किया, फिर इसके कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड लग रहा है, फिर हम यहाँ से अगर रिमूव भी कर देंगे आरएनए प्राइमर को, फिर भी हमारा जो मेन जीनोमिक मटेरियल है क्रोमोसोम का वो क्या है, वो प्रोटेक्टेड है। तो इस तरीके से टीलोमेरिक रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। क्यों टीलोमेरिक रेप्लिकेशन कर रहे हैं, ये एक एंड पे हो रहा है और यहाँ भी देखिए डीएनए की चेन सिंथेसाइज हो रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको किसमें देखने को मिलेगा, कुछ स्टेम सेल हैं या मेन जो गैमेटिक सेल हैं उसमें देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपका जो एंड का जीन है वो प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग वीडियो देखते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिए जिससे उनको भी बेनिफिट हो। थैंक यू।